दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या इस देश में तमाम संवैधानिक संस्थान अगर सही तरीके से काम कर रहे होते, उन तमाम संवैधानिक संस्थानों को संभालने वाले नौकरशाह अगर सत्ता के दबाव में ना आते, तो क्या 2019 का चुनाव नरेंद्र मोदी हार जाते? यह किसी अबूझ पहेली की तरह आपको लग सकता है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए, संविधान की व्याख्या करने वाले और इस देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो भी शिकायत संवैधानिक तौर पर लेकर जिस दरवाजे को खटखटाते हैं, उस दरवाजे का नाम सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि उसी सुप्रीम कोर्ट की जासूसी सत्ता कर रही है इलेक्शन से ठीक पहले, 2019 के इलेक्शन से ठीक पहले, अगर कोई आपसे यह कहे कि 2019 के चुनाव के वक्त जब जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में भी रहे वह भी उस कानून के दायरे में आती है, और अगर वह उसका उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की भी अगर जासूसी हो रही हो, जो विपक्ष का नेता इस देश में प्रधानमंत्री पद के लिए टकरा रहा हो नरेंद्र मोदी से, अगर उसकी भी जासूसी हो रही हो, अगर इस देश के भीतर में जो चुनावी स्ट्रेटजी बनाने वाला शख्स हो उसकी भी जासूसी हो रही हो, और सब कुछ 2019 के चुनाव के मद्देनजर, तो क्या यह कहा जा सकता है जिसने भी इस रणनीति को बनाया उसने यह सोचकर बनाया कि दरअसल दूसरी तरफ जो भी सोचा जाए, जो भी परखा जाए, पहले सारी जानकारी सत्ता के पास आ जाए और सत्ता उसी हिसाब से कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू कर दे। और इस शुरुआत के साथ 2019 की बिसात धीरे धीरे नरेंद्र मोदी के लिए आसान होती चली जाए। आश्चर्यजनक है, लेकिन किंतु यह सच है, क्योंकि जो जासूसी कांड की परतें खुल रही है उसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की भी जासूसी हो रही थी। चुनाव आयोग में बैठा हुआ वो शख्स जो प्रधानमंत्री मोदी जो जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे थे और उनके खिलाफ 4 शिकायतें दर्ज हुई थी, उस शख्स यानी अशोक लवासा की भी जासूसी हो रही थी। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी उस दौर में कौन सी रणनीति चल रहे थे, कौन सी सियासत साध रहे थे, किस विपक्षी दलों के साथ खड़े होना चाहते थे, उसकी भी जासूसी की जा रही थी। और प्रशांत किशोर जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं चुनाव को लेकर, 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ थे, लेकिन 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे, जासूसी उनकी भी हो रही है। तो बात आज कहां से शुरू की जाए? पता नहीं, बात शुरू करते ही हमें वाटरगेट कांड याद आ जाता है। निक्सन की कुर्सी उसी में गई थी 1972, याद कीजिए। उस वक्त निक्सन ने अपने खिलाफ खड़े डेमोक्रेटिक कैंडिडेट की जासूसी करवाई थी, और इस वक्त भी बहुत कुछ वैसा ही है, क्योंकि जासूसी राहुल गांधी की हो रही थी, जासूसी चीफ जस्टिस की हो रही है, जासूसी इस देश में इलेक्शन कमीशन की हो रही है। अशोक लवासा 3 मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावे 2 जो चुनाव आयुक्त होते हैं, यानी सुनील अरोड़ा के अलावे सुशील चंद्रा और अशोक लवासा, कुल मिला के 5 शिकायतें उस वक्त अशोक लवासा के पास आई थी, जिसमें एक शिकायत उस वक्त बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लेकर थी, जिन्होंने जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया। उसके अलावे 4 शिकायतें सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी थी, जिसमें एक शिकायत बहुत साफ तौर पर थी कि पुलवामा के आतंकवादी हमले में जो 44 जवान शहीद हो गए, उसमें प्रधानमंत्री ने युवा वोटरों से यह ऐलान किया था कि वह अपना वोट उन शहीदों के नाम दे, जिसे उल्लंघन माना गया। इसके अलावे दूसरी शिकायत राहुल गांधी जो वायनाड से लड़ने गए थे चुनाव, उसमें प्रधानमंत्री के कमेंट थे कि यह बहुसंख्यक देश के भीतर में जहां पर अल्पसंख्यक हैं वहां चुनाव लड़ने गए हैं, इसे भी उल्लंघन माना गया। लेकिन इसके अलावे दूसरे चुनाव आयुक्तों ने इसकी बात को दरकिनार कर दिया गया, और यहीं से अशोक लवासा की मुश्किलें शुरू हो गई। उनके फोन टैप होने लगे। सवाल सिर्फ उनके फोन टैप का नहीं है, उनकी परेशानी की स्थिति इससे भी समझी जा सकती है कि चुनाव के तुरंत बाद सितंबर के महीने में उनकी पत्नी को आईटी का नोटिस भी आया था।
सितंबर के महीने में। नवंबर के महीने में उनके बेटे जिस कंपनी के डायरेक्टर थे उनको ईडी का नोटिस मिला था फॉरेन एक्सचेंज लॉ के तहत। दिसंबर के महीने में उनकी बहन को आईटी का नोटिस मिला था स्टैंप ड्यूटी के मद्देनजर। और उसके बाद चुनाव आयोग छोड़कर अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक चले गए, जहां वो अभी काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर भी सरकार की नकेल। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें तुरंत याद यह भी आता है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जो 1971 में रायबरेली का चुनाव हुआ था, उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया था। उस फैसले में उन पर जो 2 आरोप लगे थे, इन आरोपों के तुलना में कितने कम संगीन थे या ज्यादा संगीन थे, यह फैसला आप कीजिए। लेकिन उन दौर के इलाहाबाद हाईकोर्ट की कॉपी हमारे पास है, जिसमें उसमें लिखा गया था, श्रीमती गांधी को जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123/7 के अधीन निम्न 2 मुद्दों पर भ्रष्ट साधन अपनाने का दोषी करार दिया गया है। पहला 1 फरवरी तथा 25 फरवरी 1971 को श्रीमती गांधी द्वारा रायबरेली में संबोधित सभाओं के लिए मंच बनाने और लाउड स्पीकरों को बिजली देने के लिए सरकारी अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करना है। और दूसरा आरोप 7 फरवरी 1971 से 24 फरवरी 1971 के बीच की अवधि में श्री गांधी के चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए श्री यशपाल कपूर का सहयोग उपलब्ध किया जाना, जबकि इस अवधि में श्री यशपाल कपूर भारत सरकार की सेवा में एक पंजीकृत अधिकारी थे और प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष अधिकारी के पद पर थे। अब आप कल्पना करने की शुरुआत कीजिए, उस वक्त जो आरोप लगे थे और आज 2019 के वक्त जिन चीजों को परखा जा रहा है, उसमें इन आरोपों को लेकर कोई दरवाजा कहां खटखटाता, जब इलेक्शन कमीशन तक के हाथ बंधे हुए नजर आते हैं क्योंकि उन पर जासूसी हो रही थी। और इसी प्रक्रिया में नाम आपके सामने उस वक्त चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई का लेना पड़ेगा। उनके भी फोन टैप किए गए और जो पूरा सेक्सुअल हरासमेंट का मामला है, दरअसल उस पूरे मामले के इर्द गिर्द का ताना बाना इसी जासूसी फोन टैप से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि न सिर्फ उनके 2 स्टाफर जो कि कोर्ट के स्टाफर थे, उनके 3 फोन, बल्कि उसके अलावे उस महिला के पति से जुड़े हुए 4-5 टेलीफोन और उनके परिवार के सदस्यों के भी फोन टैप किए जा रहे थे। सवाल था, उस पूरे पीरियड के काल में रंजन गोगोई सरकार के साथ ही आपको खड़े नजर आएंगे, चाहे वो फैसला सीधे तौर पर समझिए, एक के बाद एक फैसले जो आए थे, उस फैसले की कड़ी में आपके सामने राफेल का किस्सा आएगा, आपके सामने अयोध्या का मसला आएगा, आपके सामने ट्रिपल तलाक का मसला आएगा, आर्टिकल 370 का मसला आएगा, एनआरसी जो असम में लागू किया गया, वो सारे मुद्दों पर और कोई फैसला नहीं दे रहा था, रंजन गोगोई दे रहे थे, जो उस समय चीफ जस्टिस थे। ये रंजन गोगोई जब जज हुआ करते थे तो याद कीजिए, जनवरी 2018, उस वक्त इन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इन डेंजर। उस वक्त चीफ जस्टिस मिश्रा हुआ करते थे, दीपक मिश्रा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस वक्त इन्होंने यह सवाल खड़ा किया था, तभी वो निशाने पर थे। और निशाने पर लाने के लिए उसके बाद जो पूरा जासूसी के वक्त का जो फोन कॉल की रिकॉर्डिंग जो निकल कर आई है, वो बहुत साफ तौर पर बताती है कि उसको किस तरीके से उनको अपने अनुकूल किया गया। क्या ये सारे सवाल हैं। इन सवालों के अक्स में सवाल है कि उस दौर में जिस पीरियड में जांच हो रही थी और जो जासूसी हो रही थी, इन दोनों को आपको मिलाकर देखना होगा। राहुल गांधी से जुड़े हुए 9 टेलीफोन नंबर जोड़ते हैं और उसमें खास तौर पर उनके जो ऑफिस का व्यक्ति है अलंकार सवई, उसके भी फोन टैप हो रहे हैं। सचिन राव जो CWC मेंबर है और उनके करीब और उनके कागजात दिखता है जो सबसे करीबी है, इनके भी फोन टैप हो रहे हैं। यानी एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें उसके आगे का नाम आपके सामने निकल कर आएगा, प्रशांत किशोर का, जो स्ट्रेटेजिस्ट है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनके भी फोन टैप हो रहे हैं। इन सारे सवालों के अक्स में हमें लगता है एक बात और समझने की जरूरत है कि जो फोन टैपिंग की जो पूरी परिस्थिति है, वो लगभग दिसंबर तक 2019 तक चलती जरूर है, लेकिन सही मायने में यह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तक रहती है। लोकसभा चुनाव 2019 और शुरुआत इसकी होती है यूपी इलेक्शन के तुरंत बाद, जो 2017 में हुआ था।
इस पूरे काल के भीतर जिन भी लोगों के फोन टैप हो रहे थे, जो भी निगरानी में थे, जिन पर सरकार नजर रख रही थी, सवाल था इस दौर में वह कौन से मुद्दे थे।